Hello everyone, welcome to a new video on Learn with Sneha. So in this video, we are going to solve a paper of OET, Occupational English Test. We are going to solve a one previous year paper of part A. So let us understand the basics first. Already made a video earlier on what OET is and उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. इस वीडियो में हमारा फोकस पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा. पार्ट ए में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हमारे 3 सेट्स में डिवाइडेड रहते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेट्स. इसके अलावा पार्ट ए के ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 4 टेक्स्ट मिलते हैं, टेक्स्ट ए, बी एंड सी, डी. सो 4 टेक्स्ट आर देयर. अब उनको किस स्ट्रैटेजी में सॉल्व करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से सॉल्व करने हैं ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इन दिस वीडियो. नाउ लाइक आई सेड, हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं, 4 टेक्स्ट होते हैं ए टू डी. लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी ट्रिक क्या है, आपको ये 20 क्वेश्चन केवल 15 मिनट के समय में सॉल्व करने हैं. आपको 15 मिनट में टेक्स्ट को भी रीड करना है, एट द सेम टाइम 1 to 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. सो यही एक हल्की सी मुश्किल चीज होती है, बट इफ यू नो द राइट स्ट्रैटेजीज, दिस इज नॉट रियली अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. सो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले आई विल शो यू द टेक्स्ट. ओके, इस तरह के नॉर्मल साइज के हमारे टेक्स्ट होते हैं. दे आर नॉट वेरी लॉन्ग, समटाइम्स दे आर नॉट वेरी शॉर्ट एज वेल. सो दैट टोटली डिपेंड्स. तो मेरे पास फिलहाल ये पेपर है. दिस इज अ पेपर विच वॉज देयर इन एग्जाम. आई मीन दिस इज अ प्रीवियस ईयर पेपर. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज टेक्स्ट ए. उससे पहले आपको एक हेडिंग दी है, हेडेक. यानी कि जो मेरे टेक्स्ट हैं, चारों टेक्स्ट ए टू डी, वो हेडेक के ऊपर बेस्ड है. जो मेरे सारे टेक्स्ट हैं वो हेडेक से रिलेटेड होंगे. तो जनरली अगर हमें किसी इलनेस, बीमारी यानी इलनेस यानी बीमारी से रिलेटेड पैराग्राफ्स मिलते हैं तो वो एक फॉर्मेट में रहते हैं. सबसे पहले तो उस बीमारी का जनरल इंट्रोडक्शन रहता है, एक जनरल सा आइडिया वो बीमारी एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, उसके डायग्नोसिस के ऊपर पैराग्राफ हो सकते हैं, राइट. उसके सिम्टम्स के ऊपर पैराग्राफ हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स है उस बीमारी में. उसके बाद उसके मेडिकेशंस के बारे में पैराग्राफ्स हो सकते हैं, उसकी दवाइयां या लेट्स से उसका ट्रीटमेंट के बारे में हो सकता है, राइट. डायग्नोसिस के बारे में आपको कोई पैराग्राफ मिल सकता है. सो दीज आर सम एरियाज जो एक पैराग्राफ किसी टेक्स्ट में, 4 जो हमें टेक्स्ट मिले हैं उनमें कवर हो सकते हैं. अब मैं बोल रही हूँ हो सकते हैं बिकॉज स्टिल आई एम नॉट श्योर हियर. कब तक मैं श्योर नहीं होंगी, जब तक मैं हेडिंग नहीं पढ़ लेती. करेक्ट. अच्छा, तो सबसे पहला पैराग्राफ लिखा है टेक्स्ट ए. अब टेक्स्ट ए में तो कोई हेडिंग ही नहीं है. इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स दिस पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. यानी कि यहां पर मुझे हेडेक्स का इंट्रोडक्शन दिया है. फाइन. सो आपको यहां देखना जरूरी है क्या हेडिंग दी है. नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बी पर. यहां हमें हेडिंग गिवन है. हेडिंग मतलब जो चीजें हमें बोल्ड में गिवन है, डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेस्ट्स हियर. यानी कि मेरा जो टेक्स्ट बी है वो डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहा है और इमेजिंग टेस्टिंग्स के बारे में. इमेजिंग टेस्ट यानी कोई टेस्ट जिनसे इमेजेस वाले टेस्ट होते हैं, जो MRI, CT, उन सब के बारे में. ठीक है. कमिंग टू टेक्स्ट सी. अब टेक्स्ट सी में एग्जैक्टली एक टेक्स्ट नहीं गिवन है, इट्स अ टेबल. तो काफी बार हमें टेबल भी मिलती है, ग्राफ्स भी मिलते हैं, जहां पे बच्चे अक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं. बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आपको यहाँ हेडिंग देखनी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी रिकमेंडेशंस फॉर न्यूरो इमेजिंग इन पेशेंट्स विद हेडेक. यानी कि यहाँ पे कुछ अमेरिकन कॉलेज की कुछ रिकमेंडेशंस दिए है कि पेशेंट को किस तरह का हेडेक है, तो उस हिसाब से आप कौन सी न्यूरो इमेजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हो. सो कुछ क्लिनिकल फीचर्स गिवन है एंड रिकमेंडेड इमेजिंग मोडालिटीज गिवन हियर. ठीक है, इसको बाद में गो थ्रू करेंगे, फिलहाल आगे मूव करते हैं टेक्स्ट डी पर. सो टेक्स्ट सी क्या था, लेट्स से इसमें टेबल दिया है तो एज सच कुछ याद रखना नहीं है. टेक्स्ट डी क्या था हमारा, लेट्स सी ट्रीटमेंट. यहाँ पे बोल्ड में चीजें दी है, सो उनको हम अंडरलाइन करेंगे. ट्रीटमेंट या लेट्स से एक्यूट मेडिकेशंस के बारे में दिया है, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस के बारे में दिया है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में दिया है, कुछ मसल रिलैक्सेंस और एंटी कन्वुल्सेंट्स के बारे में दिया है. फाइन. एग्जाम में काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम हम अंडरलाइन कर पाएंगे कि नहीं, हाईलाइट कर पाएंगे कि नहीं. सो यू विल बी गिवन अ पेन और पेंसिल टू हाईलाइट थिंग्स, अंडरलाइन थिंग्स. ऑलराइट, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. When you solve the paper for especially part A, always underline the important things. Okay? अभी हम solve भी करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं important चीजों को underline करते हुए चल रही हूँ. अभी भी मैंने देखो headings को किया है. So that is important for me. Why?
बिकॉज मेरे दिमाग में वो चीज रिटेन रहनी चाहिए कि पार्ट ए, आई मीन टेक्स्ट ए में क्या था या टेक्स्ट बी में किस इंफॉर्मेशन को दिया गया है, ताकि मेरे क्वेश्चंस में जल्दी सॉल्व कर पाऊं. फाइन. नाउ लेट्स टेक अ पॉज हियर. Pause in the sense, let us now understand the instructions first. Then we will move again to the text. ठीक है. तो सबसे पहले पार्ट ए, द टाइम लाइक आई सेड इज 15 मिनट्स हियर. आपको 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको ए टू डी के 4 टेक्स्ट भी देखने हैं और आपको 1 to 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट ए टू डी, द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. फाइन. यानी कि आपको 4 टेक्स्ट को स्किम करके, रीड करके 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. उनके लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने पैराग्राफ्स में से ढूंढनी है. आपको आंसर लिखने के लिए स्पेस क्वेश्चन पेपर में ही गिवन होगी और ये सारा कुछ आपको केवल 15 मिनट के समय में ही करना है. आपके आंसर्स की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए. दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग. योर आंसर शुड बी करेक्टली स्पेल्ड. यानी अगर आपकी स्पेलिंग में इधर उधर एक लेटर हो गया है तो यू विल गेट अ 0 मार्क. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर द स्पेलिंग. ठीक है, अब क्वेश्चंस के सेट को समझते हैं एक बारी. तो यहाँ हमारी हेडिंग थी हेडेक टेक्स्ट की, तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली हेडेक के ऊपर ही होंगे. तो हमें 3 सेट्स मिलते हैं. क्वेश्चन पहला सेट 1 to 7 का होता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का. दूसरा सेट होता है मेरे क्वेश्चन नंबर 8 to 14 का. एंड माई थर्ड सेट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 का. ऑलराइट. अच्छा, जो हमारा पहला सेट होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 7, उसके अंदर आपको डिसाइड करना है वेदर इंफॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट में से आ रही है. वेदर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम टेक्स्ट ए, बी, सी और डी. कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है आपको केवल उतना ही बताना है. आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं देनी है. आपको बस ये बताना है वो कहां से आई है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच टेक्स्ट यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी किस पैराग्राफ में, किस टेक्स्ट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी. व्हाट लीड्स टू अनदर हेडेक. एक हेडेक, दूसरा हेडेक किसके वजह से हो जाता है. तो अब आपको वो वजह नहीं लिखनी है. आपको क्या लिखना है, किस पैराग्राफ में आंसर था. सपोज आंसर था टेक्स्ट, लेट्स से टेक्स्ट ए में, सो आई विल ओनली राइट द लेटर ए हियर. दैट्स इट. दैट्स इट. काफी सिंपल लग रहा है, राइट? एग्जैक्टली. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर प्रिटी सिंपल हियर. यू जस्ट हैव टू टेल इंफॉर्मेशन कहां से आई है, किस पैराग्राफ से आई है. दैट्स इट. सो इसीलिए ये हमारा पहला सेट है 1 to 7. आते हैं आगे नेक्स्ट सेट पे, दैट इज 8 to 14. 8 to 14 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस है, जहां पर आपको इस ब्लैंक को फिल करना है एक छोटे से फ्रेज से या कुछ भी वर्ड्स जो आपको लगता है यहाँ पे मिसिंग है पैराग्राफ से ढूंढकर. फाइन. दिस इज 8 to 14. फिर आते हैं 15 to 20 विच इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे आपको अपना आंसर करना है 15 to 20 में. अब आंसर करने के लिए अगेन आप पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे. जैसे आपसे पूछा है विच 2 फिजिकल एग्जामिनेशंस आर नेसेसरी, सो आप इसको सेंटेंस नहीं बना के लिखोगे कि द 2 फिजिकल एग्जामिनेशंस दैट आर नेसेसरी आर. ऐसा नहीं लिखोगे आप. दिस इज द रॉन्ग वे. ओके, द राइट वे इज ओनली राइट डाउन द कीवर्ड्स. आपसे पूछा है कौन से 2 एग्जामिनेशन नेसेसरी है, सो बस 2 वर्ड्स लिखोगे, जो 2 एग्जाम है वो. दैट्स इट. क्योंकि आपके पास समय की कमी है. आपको बेशक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, लेकिन आपका आंसर एक वर्ड और शॉर्ट फ्रेज में ही होना चाहिए. ज्यादा अगर आपने लिख दिया, यू विल नॉट गेट मार्क्स हियर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा है विच ड्रग्स आर यूज्ड फॉर हेडेक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. तो आपसे ड्रग्स पूछिए, आप केवल उस ड्रग का नाम लिख दीजिए. यू डोंट हैव टू मेक अ सेंटेंस. यहाँ पे आपको वाक्य बनाने की, सेंटेंस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज आवर थर्ड सेट विच इज 15 to 20 क्वेश्चंस का. ये था हमारा कंप्लीट पेपर का एक छोटा सा ओवरव्यू. नाउ किस स्ट्रैटेजी से आपको सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आप 15 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कर भी पाओ और आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेक्ट भी हो. सो इस बारे में बात करते हैं. सो लेट्स टेक अ स्पेस हियर. तो सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ को रीड नहीं करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज देखो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को रीड करो. राइट. सो आपके पास टेक्स्ट है ए, बी, सी एंड डी. यू डोंट हैव टू रीड इट, बट यू स्टिल नीड टू हैव द आइडिया व्हाट दीज पैराग्राफ्स आर टॉकिंग अबाउट. सो हम एक रीडिंग के अंदर ही, इंग्लिश में रीडिंग के अंदर एक स्ट्रैटेजी होती है. रीडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है. स्किमिंग, स्कैनिंग, फाइंड, और लेट्स से स्कैनिंग. Scanning I already said. Read. Okay, as of now let's understand only skimming and scanning. बाकी
वैसे रीडिंग में देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। हमारे काम आज पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज आएंगी। सबसे पहली स्किमिंग। अच्छा, अब स्किमिंग होती क्या है एग्जैक्टली या स्कैनिंग एग्जैक्टली क्या होती है? 2 टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी है। सो स्किमिंग नंबर 1 इज, अच्छा एक तो नॉर्मल रीडिंग होती है जो आपको मालूम है। नॉर्मल रीडिंग यानी एक पैराग्राफ मुझे मिला है, मैं उसमें एक एक लाइन ऐसे से पढ़ रही हूँ, वन बाय वन आई एम गोइंग थ्रू द लाइंस टू गेट एन आइडिया, दैट्स रीडिंग। ठीक है, वो हमारा रीडिंग था। स्किमिंग ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रीडिंग, जिसमें आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होके नहीं रीड करते हो, आप केवल कीवर्ड्स को गो थ्रू करते हो। फाइन, केवल आप कंटेंट वर्ड्स को गो थ्रू करते हो और स्ट्रक्चर वर्ड्स को इग्नोर करते हुए चलते हो, उसको कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग ओरिजिनली वर्ड आया कहां से था? दूध से मलाई हटाने से। दूध से मलाई हटाने वाले प्रोसेस को कहते हैं एक तरह से स्किमिंग, यानी आप दूध से इंपॉर्टेंट चीजें हटा ले रहे हो, मक्खन हटा दे रहे हो, दैट इज स्किमिंग। तो यहाँ भी रीडिंग में आपको यही करना है। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने बैठ सकते हो, तो हम स्किमिंग करेंगे, केवल अपने पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट स्टफ को हटा लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग, नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रैटेजी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं रीडिंग की, वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग यानी SCAN, ओके, राइटिंग इज लिटिल बैड हियर। स्कैनिंग का मतलब होता है, क्या होता है? स्कैन करना, ढूंढना कुछ, है ना? तो स्कैनिंग टेक्निक आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप क्वेश्चंस पे होगे। यहां पर अब मुझसे पूछा है किसके वजह से अनदर हेडेक होता है। अब अगेन मैं 4 के 4 पैराग्राफ दोबारा तो नहीं पढ़ूंगी, बट हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इस वर्ड को ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ कि अच्छा अनदर हेडेक कहाँ दिखा था मुझको, इजंट इट? तो दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर टर्म को, किसी पर्टिकुलर फ्रेज को अपने पैराग्राफ में ढूंढते हो, स्कैन करते हो, गो थ्रू करते हो, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग टेक्निक। आई होप कुछ समझ आया हो। एक बार इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है? नाउ, अब मैंने स्किमिंग बताया था क्या, कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को केवल पैराग्राफ में से कंटेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को गो थ्रू करेंगे, केवल एक जनरल आइडिया लगाने के लिए। जब आप स्किम करते हो आपको स्टिल एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। पूरा नहीं रीड कर रहे हो लेकिन स्टिल यू गेट एन आइडिया। जैसे कि लेट्स सी हियर, मेरा पहला पैराग्राफ हमने देखा था, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ था, राइट? अच्छा, अब इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को हम स्किम करेंगे एवरीवन। सो स्किम करने में ओनली वी हैव टू फोकस ऑन दी कीवर्ड्स, नंबर 1। जो कंटेंट वर्ड्स है उन्हीं पर ध्यान देना है, हमें स्ट्रक्चर वर्ड्स को छोड़ना है। अब स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमें सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं, मीनिंग नहीं ऐड करते हैं सच। मीनिंग वाले कंटेंट थे, कंटेंट वर्ड्स थे। सो जो हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग में मदद करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। सो लेट अस अंडरलाइन नाउ, हेडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल कंप्लेंट्स, मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस some point in their life, ठीक है? They affect anyone regardless age, race, gender. So इतनी सी देर में मैंने कुछ चीजें पढ़ी इस पैराग्राफ में से, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं, राइट? वही हमारे कंटेंट वर्ड्स है। फाइन, जिन्हें मैंने फिलहाल इग्नोर किया है वो वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स, उन्हें हमें छोड़ देना है। यानी कि मैं एग्जैक्टली पूरी लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, एक एक वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द लाइन टू गेट एन आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द बुलेट्स। हेडेक, sign of stress, emotional distress, result medical disorder such as migraine, high BP, anxiety, depression, leads other problems. मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है व्हाट दे आर टेलिंग मी, इजंट इट? कि हेड एक साइन ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, किसी मेडिकल डिसऑर्डर का भी वो हो सकता है रिजल्ट, जिसमें माइग्रेन, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन या उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पीपल क्रॉनिक माइग्रेन हेडेक फॉर एग्जाम्पल मे फाइंड इट हार्ड टू वर्क, स्कूल अटेंड रेगुलरली, ठीक है? हमें फिर आइडिया लग गया क्या दिया है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने बोले मुझे दिया है प्राइमरी हेडेक्स के बारे में। वो क्या है? स्टैंड अलोन इलनेस है, डायरेक्टली कॉज्ड बाय ओवर एक्टिविटी, प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चर, हेड, पेन सेंसिटिव, ठीक है? इंक्लूड्स ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स, हेड एंड नेक, ठीक है? दिस मे रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। कॉमन फिजिकल कॉमन प्राइमरी हेडेक्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि माइग्रेन हुआ, क्लस्टर हेडेक हुआ या टेंशन हेडेक्स हुआ। फाइन, सो आई गॉट एन आइडिया कि उन्होंने मुझे प्राइमरी हेडेक्स के बारे में बताया था, वो क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिर सेकेंडरी हेडेक्स क्या है? कुछ सिम्टम्स दैट हैपन, another condition stimulates pain, ठीक है?
नाउ इन अदर वर्ड्स हेडेक सिम्टम्स अनदर कॉज की वजह से, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स क्या है सेकेंडरी हेडेक्स कॉज करने के? अल्कोहल इंड्यूस्ड हैंगओवर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड क्लॉट्स, फ्रीजिंग इन और अराउंड द ब्रेन, ब्रेन फ्रीज और आइसक्रीम हेडेक्स। अच्छा, तो इतनी सी देर में हमने एक पैराग्राफ को हमारा स्किम कर लिया, यानी टेक्स्ट ए को हमने स्किम कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टेक्स्ट बी। अब आपको समझ आया होगा, आई होप, स्किमिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं। नॉट रीडिंग द होल थिंग, राइट, नॉट एंटायरली रीडिंग द होल पैराग्राफ और द टेक्स्ट, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट स्टफ इन इट। अगेन डायग्नोसिस वाले में है ये, आई मीन टेक्स्ट भी हमारा डायग्नोसिस पे है, यानी बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है उस बारे में। पिछला किस पे था? एक इंट्रोडक्शन था हेडेक का। सो chronic recurrent headaches, conduct physical neurological exams, pinpoint type cause of headache, ठीक है। pain description के बारे में you learn a lot about, okay, of the pain. Be sure to include the details. Number 1, pain characteristics. pain pulsating है, constant है, dull है, sharp है, stabbing है, किस तरह का है? पेन की इंटेंसिटी कैसी है? सिवियरिटी कैसी है? कितना आप फंक्शन कर पा रहे हो, एबल टू वर्क कर पा रहे हो, या जग जा रहे हो, या आपको नींद नहीं आ पा रही है उसकी वजह से? पेन की लोकेशन क्या है? ऑल ओवर दी हेड है, वन साइड में है, जस्ट ऑन दी फोरहेड है, या बिहाइंड दी आईज है? सो ठीक है। अब इमेजिंग टेस्टिंग के बारे में, अनयूजुअल कॉम्प्लिकेटेड हेडेक्स, ऑर्डर टेस्ट सीरियस कॉज को रूल आउट करने के लिए, ठीक है, सच एज ट्यूमर को। सो 2 कॉमन टेस्ट है, कौन सा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज MRI, which is a combination of magnetic field, radio waves, computer technology, get clear image. On the other hand, computerized tomography, that is a CT scan, on the other hand, is a diagnostic imaging procedure, series of computed directed x-rays and comprehensive view of the brain. तो 2 चीजें हमें बताई इन्होंने। आगे मूव करेंगे, डायग्नोसिस देख लिया हमने, इमेजिंग टेस्टिंग देख लिया हमने। अब आती है टेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। टेबल में स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? टाइटल ऑफ द टेबल। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी रिकमेंडेशंस फॉर न्यूरो इमेजिंग इन पेशेंट्स विद हेडेक, ठीक है। अब हमें समझ आया क्या हेडिंग है। उसके बाद सेकेंड चीज जो मुझे ध्यान देनी है वो है कॉलम्स पर। क्या कॉलम्स है? सबसे पहला है क्लिनिकल फीचर्स का, दूसरा है रिकमेंडेड मोडालिटी का, यानी रिकमेंडेड इमेजिंग मोडालिटी। 2 ही कॉलम्स है हमारे पास, यानी किस तरह का हेडेक पे किस तरह की इमेजिंग टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। तो आपको इससे ज्यादा स्किम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी स्पेसिफिक हेडेक को लेकर और उसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो हम यहाँ टेक्स्ट सी पे डायरेक्टली आकर अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। बिकॉज अभी अगर मैं गो थ्रू भी करूंगी मेरे दिमाग में वो रिटेन नहीं रहेगा। सो यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस पार्ट। फिर भी आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, या 60 ईयर्स, यानी वो किसी ओल्डर पेशेंट में जिसको टेम्पोरल आर्थराइटिस भी हो, या किसी मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में, या प्रेगनेंसी में हेडेक हो, या किसी को वर्स्ट हेडेक ऑफ पेशेंट्स लाइफ है, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हमें गिवन है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वर्स्ट हेडेक हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो क्या करना है? आप डायरेक्टली यहाँ पर आइए, इसको स्किम करिए, देन आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट अस मूव अहेड राइट नाउ टेक्स्ट डी पर, विच इज अबाउट ट्रीटमेंट। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट दिया है, अगर वहां पे मेडिकेशन लिखा हो, बात तो वही है, ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो? मेडिसिन की मदद से। सो मेडिकेशंस भी यही दिया है, मैनेजमेंट भी उसी को कहते हैं। मैनेजमेंट मतलब उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से हैंडल करोगे। सो अगर यहाँ टर्म आपको क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, ऑल दोज थिंग्स आर द वेरी सेम। ओके, तो ट्रीटमेंट को एक बार गो थ्रू करते हैं। क्या लिखा है? सम पीपल टेंशन हेडेक्स डोंट सीक मेडिकल अटेंशन, ट्राई टू ट्रीट देयर पेन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली रिपीटेड यूज ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स कॉज अनदर टाइप ऑफ हेडेक, ओवर यूज हेडेक, ठीक है। नेक्स्ट, acute medications both OTC prescription available reduce the pain, pain relievers है, simple OTC pain relievers, first line of treatment for reducing headache, ठीक है। इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है? एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, एडविल, मॉन्ट्रिन, आईबी, नेप्रोक्सन है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस में कुछ चीजें आ जाती है, नेप्रोक्सन, ऑलराइट। उसके बाद कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस है कुछ, जिसमें एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, जिनको बोथ कंबाइन करते हैं विद कैफीन एंड अ सेडेटिव ड्रग सिंगल मेडिकेशन में। कॉम्बिनेशन ड्रग्स इफेक्टिव रहती है सिंगल इंग्रेडिएंट पेन रिलीवर्स के कंपेयर में। मेनी कॉम्बिनेशन ड्रग्स अवेलेबल ओवर द काउंटर, ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रिप्टैन्स एंड नार्कोटिक्स। फॉर पीपल एक्सपीरियंस माइग्रेन्स, एपिसोडिक टेंशन हेडेक्स, ट्रिप्टैन effectively relieve both headaches.
Opiates, narcotics rarely used because side effects and potential dependency. Fine. So यहाँ पर I'll give you some time. I want you to go through preventive medications on your own. फाइन. सो यहाँ ट्राईसाइक्लिक के बारे में क्या गिवन था कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स के नाम मेंशन है. आफ्टर दैट कॉमनली इनको टेंशन हेडेक्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ. अदर एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ और भी आ जाते हैं, और एंटी कॉन्वल्सेंट्स और मसल रिलैक्टेंट्स में भी कुछ चीजें आती है जो टेंशन हेडेक्स को प्रिवेंट करती हैं, जिसमें ये है, बट इसमें अभी स्टडी की थोड़ी जरूरत है. ठीक है, ये थे हमारे 4 टेक्स्ट. टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, सी एंड डी. एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. टेक्स्ट ए किस बारे में था एवरीवन? इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन हेडेक्स का. टेक्स्ट बी वाज अबाउट इमेजिंग, टेस्टिंग्स एंड डायग्नोसिस. टेक्स्ट सी वाज अ टेबल अबाउट कौन सी तरह का हेडेक में कौन सा आप टेस्ट करते हो, सीटी या एमआरआई या क्या करते हो. और टेक्स्ट डी वाज ट्रीटमेंट. राइट. आई नीड टू हैव दिस रफ आइडिया इन माई हेड कि मेरे चारों पैराग्राफ किस बारे में थे, बिकॉज अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मुझे खुद डिसाइड करना होगा क्वेश्चन किस एरिया से पूछा गया. क्या वो डायग्नोसिस से है, क्या वो ट्रीटमेंट से है, क्या वो जनरल इंट्रोडक्शन है. जो भी होगा अकॉर्डिंगली हम उस पैराग्राफ में जाएंगे, अपना आंसर ढूंढेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर. ठीक है. अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में सबसे पहले. अच्छा, 1 to 7 में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट लीड्स टू अनदर हेडेक. किसके वजह से एक दूसरा हेडेक होता है. राइट, व्हाट लीड्स टू अनदर हेडेक. अब ये डेफिनेटली टेक्स्ट ए बी सी डी में किसी में से होगा, पर ये क्या टेक्स्ट डी में से है, सी में से है, बी में से है कि ए में से है? दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड. राइट. तो पैराग्राफ में वापस चलते हैं, किसके वजह से दूसरा हेडेक होता है. एक बार पैराग्राफ ए में चलेंगे. ढूंढो जरा. Try to find it out. What leads to another headache? Can you see that part? Another headache here. यहाँ पे another headache mention है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि headache दूसरी condition की वजह से है. काफी बच्चे यहाँ पे secondary headache बोल देते हैं, but the line is not exactly the same, isn't it? So skip it. यहाँ पे देखो diagnosis में. Do you see another headache written anywhere? I don't see it. You have to be quick here. So ये धीरे धीरे जब हम practice करते हैं वो आ जाता है. Fine. तो यहां भी हमें नहीं नजर आ रहा है. टेक्स्ट सी में तो डेफिनेटली नहीं था. टेक्स्ट डी में देखते हैं. अनदर हेडेक. फाइन. फाइन. राइट. किसके वजह से दूसरा हेडेक हो सकता है आपको? रिपीटेड यूज ऑफ ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स की वजह से. यानी बार बार जब आप ओटीसी पेन रिलीवर्स को इस्तेमाल करते हो, उसके वजह से आपको ओवर यूज हेडेक हो सकता है या अनदर हेडेक हो सकता है. सो आपको क्या लिखना है अपने आंसर? Like I said, we just have to write the alphabet D. That's it. Fine. Next question. Signs that the patient may have a headache. अब इसके साइंस की पेशेंट को शायद हेडेक है. अब ये वर्ड साइन हमने कहीं तो देखा था पीछे. रिमेंबर? एनीवन? It was in text. Let's go back. It was in text E. How do we know this? Because ये एक general introduction है. It can be a sign of stress, right? So ये हमारा text A से था. अगेन मुझे पूरा लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. एक बार मुझे पता चल गया मेरा आंसर ए में से है. आई एम श्योर अबाउट इट. आई जस्ट नीड टू राइट द लेटर ए हियर. दैट्स इट. फाइन. अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. टाइप्स ऑफ हेडेक. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स कहाँ दिए थे? अब मुझे याद है प्राइमरी था, सेकेंडरी था. वो किस पैराग्राफ में था? पहले पैराग्राफ में था. आई आई इवन आई मीन नीड नॉट टू गो एंड क्रॉस चेक, बिकॉज आई एम 100% श्योर हियर. राइट, कि मैंने प्राइमरी हेडेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स यहाँ देखे थे पहले ही पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. सो दैट्स इट. आई जस्ट राइट लेटर ए हियर. फाइन. सो दिस इज आवर question number 1 to 7. Rest of the questions you can try, since I'm just giving you an idea on how to solve the paper, so I'm skipping some questions. Next आता है question number 8 to 14, which is fill in the blanks. तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. repeated use of OTC pain relievers can cause dash. अब इससे आपको कुछ याद आया होगा, ये लाइन शायद हमने पढ़ ली थी, है ना? रिपीटेड यूज ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर्स कैन कॉज डैश. ओटीसी पेन रिलीवर्स वर्ड को हम स्कैन करेंगे. लेट्स सपोज हमने नहीं पढ़ा है, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता आंसर कहाँ से है, तो यहाँ से आप एक कीवर्ड पकड़िए जिसको आप बहुत जल्दी ढूंढ सकते हो. ओटीसी.
बिकॉज ये कैपिटल लेटर है सारे के सारे, इनको ढूंढना आसान रहेगा। तो पैराग्राफ 1 से हम ओटीसी ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, ट्राई टू फाइंड आउट ओटीसी, ओटीसी एनीवेयर, डू यू सी एनी ओटीसी? नो, ए में नहीं है, ठीक है। बी में देखो ओटीसी लिखा है क्या कहीं पे? जहां हमें ओटीसी मिलेगा फिर हम वहां रुक के आगे पीछे की चीजें देखेंगे। यहां भी नहीं है ओटीसी, तो आगे मूव करते हैं। यहां पर भी नहीं है, टेक्स्ट डी में होगा ओटीसी। वाई? चलो मैं एक और हिंट दूंगी आपको इसके बाद। पहले हम यहाँ पे ओटीसी देखते हैं, ये रहा ओटीसी पेन रिलीवर्स। सो रिपीटेड यूज ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर्स कैन कॉज, एग्जैक्टली सेम लाइन है, कैन कॉज अनदर टाइप ऑफ हेडेक, ओवर यूज हेडेक। दिस इज द वेरी सेम लाइन जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अपना आंसर लिख देते हैं। रिपीटेड यूज ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर्स कैन कॉज अनदर हेडेक स्लैश ओवरयूज हेडेक। राइट, आप इसमें से कोई एक आंसर भी लिखोगे देन इट इज कंप्लीटली फाइन। ओवरयूज हेडेक और अनदर हेडेक। अच्छा, अब दूसरी हिंट क्या है यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो जब हम क्वेश्चन में से यहां से आपको एक वर्ड पिक करते हो, जैसे मैंने देखा ओटीसी पेन रिलीवर्स, अब वो पेन रिलीवर्स क्या है? एक तरह का मेडिसिन है, राइट। सो अब मेडिसिन वाला पैराग्राफ कौन सा था? टेक्स्ट डी था, राइट। मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में केवल टेक्स्ट डी में गिवन है और कहीं नहीं था। सो मैं डायरेक्टली भी टेक्स्ट डी पर जा सकती थी यहाँ पर, क्योंकि पेन रिलीवर्स क्या है? मेडिसिन है, और दैट इज इन द ट्रीटमेंट पैराग्राफ ओनली। सो दिस इज अनदर वे। आप पैराग्राफ में से, आई मीन क्वेश्चन में से कोई ऐसा की टर्म पिक करिए जो आपको पैराग्राफ तक अपने आप डायरेक्टली ले जाए। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट ए बी सी एंड डी, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 to 14 सॉल्व करेंगे। एक बार लास्ट सेट में से भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 15 to 20 में से। Which two examination are necessary in assessing a patient suffering from chronic headache? यानी कि कौन से दो एग्जामिनेशन नेसेसरी है किसी पेशेंट को जिसको क्रॉनिक हेडेक है उसको असेस करने में। अब कहाँ से क्वेश्चन है? क्या ये ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्स्ट डी रिलेटेड? नो, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम डायग्नोसिस, राइट। चलो डायग्नोसिस वाले पैराग्राफ में चलते हैं फिर। डायग्नोसिस में से अब देखो जरा, कहाँ हमें दो ऐसे टेस्ट मिलते हैं जो नेसेसरी है जिनको क्रॉनिक हेडेक है। तो क्रॉनिक हेडेक कौन से 2 एग्जाम्स है? फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, राइट, टू नो द type and cause of headache. So let us go back, write it down. Which two examination are necessary in assessing a patient suffering from chronic headaches? Physical and neurological. All right. Try to write the spelling correct and neatly, okay, in your answer, because the examiner needs to at least understand what you are writing. Here for me, it is a little bit difficult to write correct as of now. So आप लोग उसे अच्छे से लिखोगे, स्पेलिंग भी ठीक लिखोगे और क्लियर भी लिखोगे जो समझ आए एग्जामिनर को। इतना ही लिखना काफी है, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल। That's it everyone. You can solve the rest of the paper on your own. I hope this video helped you in understanding the format of part A, the different sets of questions in part A. जो 3 सेट्स हमें मिलते हैं 1 से 20 क्वेश्चंस के अंदर ही, और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। I'll be making another video on sharing some tips on how you can solve these 20 questions within 15 minutes. So let me know in the comments below whether you want to know the tips or not. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care, everyone.